चलो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने यूनिट 1 एंड 2 को हम लोग ने फिनिश किया है। उसमें भी हम लोग ने क्या कहते हैं 30 एमसीक्यूज को फिनिश किया है और इसमें भी हम लोग 30 एमसीक्यूज को ही फिनिश करेंगे। तो अब आप लोगों का काम इतना है कि ईमानदारी से उसको अच्छे से देखना। आप लोग फोकस देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग पहले अच्छे से पूरी वीडियो को देख लिया करो, फिर उसके बाद अपने नोट्स को नोट किया करो। मतलब वीडियो फटाफट बढ़ा लो फिर तुरंत तुरंत और फिर उसको फटाफट नोट कर लो। ऐसे नोट भी करते जाओगे, समझते भी जाओगे तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा समय जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले नोट देख लो और फिर उसके फटाक से नोट कर लो, तो बहुत कम टाइम जाता है। तो एरीन्स एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रो, अब हम लोग को इस चैप्टर में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे यूनिट 1 में पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड था, वैसे यूनिट 3 भी जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरीन्स एरोमेटिसिटी की बात हो रही है, इसके बाद एराइल और एल्काइल हैलाइड उनकी बात होगी, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने टोटल 30 एमसीक्यूज का लेके चला था, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको लगभग 45 से 50 एमसीक्यूज में कराऊंगा इस वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके। क्योंकि भाई ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ोगे ना तो एक ही यूनिट में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोशिश करो हर एक यूनिट से 20-25 एमसीक्यूज पढ़ लो, आप लोग के लिए बहुत सफिशिएंट है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि आपको और एमसीक्यूज पढ़ने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि मैं आप लोग को और एमसीक्यूज पढ़ा दूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आप लोग को और भी एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। चलो बात करते हैं पार्ट 1 की, अब बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब यहाँ पे AlCl3 ये क्या करता है, ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में समझाया कि प्लस चार्ज अगर है तो वो इलेक्ट्रो कैसे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम लोग बोल रहे हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज है तो इसको प्लस चार्ज की जरूरत है, तो हम लोग इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर करता है, एब्सॉर्ब HCl टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल करता है। ये बात सही हो गई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा। अब कैसे, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं कि फ्रेडल क्राफ्ट, देखो बच्चों फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन सिर्फ ये होती है कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग होता है और इसको मैं बना देता हूं एक मिथाइल ग्रुप के साथ। अब ये मिथाइल ग्रुप मतलब सॉरी एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जैसे टॉलिन की फॉर्मेशन कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की मदद से कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो H है इसको हटा करके हमें R लगाना है। ये देखो जैसे H को हटा के हमें यहाँ पे R लगाना है। अब R यहाँ पे लगेगा कैसे, तो उसकी मदद लेते हैं हम लोग एक एल्काइल हैलाइड और AlCl3। AlCl3 हमारा क्या है? लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। अब यहाँ से होगा क्या बच्चों, ये RCl की इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती है कि वो इसके साथ, देखो यहाँ से थोड़ा सा मेथड समझना जरूर। यहाँ से ये RCl है ना, इसकी इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं हो सकती है कि इसके साथ ये बॉन्ड बना सके, इसके साथ ये रिएक्ट कर सके कि HCl रिएक्ट कर गया भाई और R ऐसे लग गया। ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, फटाक से ऐसे कर लो। लेकिन हम लोग बीएससी में है तो थोड़ा सा मेथड जानना जरूरी होता है, क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यूज में। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो RCl है ये पहले रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ, और यहाँ से क्या होता है AlCl4 बनाता है और R प्लस यहाँ से जनरेट होता है। अब समझ आया? अब ये जो R प्लस है ये जाकर के यहाँ पे अटैच होगा, लेकिन भाई H तो ये तो वैलेंसी फुलफिल है, तो R H को तो हटाना पड़ेगा। अब भाई H क्यों हटेगा? उसको तुम कुछ लालच दो या तुम कुछ उससे ज्यादा वर्क कराओ तो हटेगा भी, ऐवी हट जाएगा वो, ऐसे तो हटेगा नहीं। तो ये जो AlCl4 माइनस है ये देखेगा अच्छा यहाँ पे है H, तो इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही H अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो यहाँ से R प्लस जाकर के निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे भी प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस के तो अट्रैक्ट होंगे नहीं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आता है माइनस चार्ज। फिर वो जाता है यहाँ पे R माइनस, वो R प्लस अटैक करता है उस माइनस चार्ज के ऊपर, तो हमारे पास क्या बनाता है? एक एल्काइल ग्रुप जनरेट होता है।
आप समझ आए, एल्काइल ग्रुप जनरेट हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, इसको माइनस चार्ज की जरूरत है, उसने यहाँ पे माइनस चार्ज देखा, तो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो एमसीक्यूज है तो उतना ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैं पूरा समझा सकूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बेंजीन रिएक्ट विद, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड वो होते हैं जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ लगे होते हैं। इधर कुछ भी हो सकता है, एच भी हो सकता था, CH3 भी हो गया है, C2H5 भी हो सकता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फिर से AlCl3 की ही बात कर रहे हैं ना, यानी मैकेनिज्म तो वैसे ही होगी, मैकेनिज्म तो वैसी ही होगी, तो बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। प्लस हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं CH3 COCl के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां से फिर इसका H और Cl निकाल ले जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे जो इसका H है वो ये Cl निकाल ले गया, बाकी ये C डबल बॉन्डों के साथ ऐसे ही जुड़ गया, लेकिन जो मैकेनिज्म थी वो वैसे थी। किसी को कोई भी डाउट हो रहा है यहाँ तक? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी क्या वर्क हो रहा है, AlCl3 के साथ ही वर्क हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन। फिनोन क्यों? एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में जब C डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और बेंजीन के साथ है तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। यहाँ पे क्या पूछ रहा था ऑप्शन हमसे, क्या बनेगा, C6H5 C6H5, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3 तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज प्रपोज्ड बाय, देखो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो दिया था कैकुले ने। इन्होंने सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इन्होंने बताया कैसे था, जिसमें क्या कहते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में लगे हैं 6 कार्बन रिंग के फॉर्म में, 6 कार्बन रिंग के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उन्होंने ये बताया था, तो उस वजह से ही यहाँ से जिन्होंने बताया था तो उनका नेम आ गया कि ये स्ट्रक्चर जिसने दिया था कैकुलर ने दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये सब लेटेस्ट 2024 से मैं पूछ रहा हूँ, कि मतलब अप्रोक्स इसमें से जैसे 20 क्वेश्चन है तो इसमें से शायद 8 9 या 10 तो फंसी जाएंगे, मैं पूरे 15 भी नहीं बोल रहा, या बहुत मारने के लिए मैं बहुत ज्यादा 18 19 20 भी नहीं कह रहा हूँ। द सेंट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, अच्छा सेंट्रिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो वो दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बेयर्ड। भाई ये वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाले नहीं, वो तो चल बस, फिर क्या किया जाए। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HNO3। देखो एक मिनट, फिनॉल अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करेगा तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है, ठीक है। अगर फिनॉल, सॉरी बेंजीन बना दिया था ना, फिनॉल अगर डाइल्यूट के साथ करेगा, डाइल्यूट HNO3, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जनरेट होता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जनरेट होता है, नाइट्रो ग्रुप जनरेट होता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये ध्यान दो, फिनॉल अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर रहा है, देखो H2SO4 इसलिए लेते हैं वाटर के लिए, वाटर के रिमूवल के लिए, तो कंसंट्रेटेड यहाँ HNO3 यूज कर रहे हैं, तो TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, पिक्रिक एसिड। डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या हो रहा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और एक पैरा पोजीशन पे जनरेट हो रहा है। लेकिन हमसे डाइल्यूट पूछा था तो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब रायमन तेनमान रिएक्शन इन्वॉल्व इंटरमीडिएट। देखो रायमन तेनमान रिएक्शन भी बहुत फेमस है, आप लोग को पहले इतना ध्यान रख लेना है कि रायमन तेनमान रिएक्शन जो फॉर्मेशन करती है वो करती है सैलिसल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन करती है, सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन करती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है, बेंजीन, मानता हूँ बेंजीन बहुत खराब बना रहा हूँ मैं इस तरह, चलो थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। तो OH और यहाँ पे रहा CHO, इसको बोलते हैं बच्चों सैलिसल्डिहाइड। अगर आप लोग ने पहले कभी पढ़ा, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग ने शायद इतना कभी देखा होगा। तो ये थी रायमन तेनमान रिएक्शन, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बच्चों बनता है कार्बिन। कार्बिन क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 लेते हैं और एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं KOH के साथ, तो इन दोनों के मिलने से बनता है CCl2, और ये रहे 2 डॉट। अब ये जो 2 डॉट डिनोट कर रहे हैं 2 वैलेंसी Cl के साथ और 2 वैलेंसी इसके साथ, जो कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। जो इस तरह ये जो डॉट आ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बीन बोलते हैं। तो यहाँ से कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बनता है, और मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। ये रहा फिनॉल, ये पूरी की पूरी रिएक्शन है रायमन तेनमान रिएक्शन, रायमर तेनमान रिएक्शन। तो ये फिनॉल है,
CH Cl3 लेते हैं, 3 बार KOH की जरूरत पड़ती है और यहाँ से सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब कैसे होती है यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग CCl2 रिएक्ट कराने वाले हैं वो कैसे बनता है। वो ऐसे बनता है जैसे ये रहा CCl2 और KOH के साथ रिएक्ट करा रहे, KOH के साथ रिएक्ट करा रहे क्या होता है भाई, ये हमारे पास एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाता है OH के साथ, तो वाटर के साथ निकल गया, देखो H2O। फिर बचा हुआ एक Cl जो है KCl के साथ निकल जाता है, तो ये रहा KCl। फिर जो हमारे पास ये जो CCl2 बचता है ना, CCl2, और ये इसके दो इसको बोलते हैं कार्बीन। कार्बन के साथ जो दो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, मतलब एक लोन पेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, अब हम लोग के पास क्या बचा था, वो रिंग स्ट्रक्चर बचा था ना, यहाँ क्या फिनॉल बचा हुआ है ना, इस तरह। तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल के पास भी जो OH है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो KOH के साथ निकल जाता है, इस तरह KOH के साथ निकल गया। देखो 3 KOH यूज हो रहे हैं ना, देखो एक KOH पहले यूज हो गया, दूसरा यहाँ जो यूज हो रहा है, तीसरा यहाँ पे यूज होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, O- बचा। O- से अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया। अब यहाँ पे रिंग वैलेंसी बढ़ गई, कार्बन की 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती, तो ये बॉन्ड टूट करके ये यहाँ पे आ गया, तो देखो इस तरह माइनस चार्ज हो गया, इस तरह डबल बॉन्ड हो गया। ये रेजोनेंस शो किया कि नहीं किया, देखो इसलिए मैंने रेजोनेंस वाला साइन बनाया है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, ये जो CCl2 है, इसको ये माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसको ये माइनस चार्ज देता है, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अटैक मारता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और देखो इस तरह फॉर्मेशन हो जाती है इसकी। लेकिन कार्बन 1 2 3 और एक ये रहा 4, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अनस्टेबल होता है, तो उसको वो तुरंत हटाता है। तुरंत हटाने का मतलब है, तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन अपने वापस दोनों इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे हो गया, हाइड्रोजन पहले यहाँ पे एक वैलेंसी कम थी ना, क्योंकि एरोमेटिक रिंग स्टेबल होती है, हमने क्या किया, उसको अनस्टेबल किया, उसका ये बॉन्ड हटा करके मुझे वापस इसको स्टेबल करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे देता है और H+ इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। तो H+ जब इसके साथ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो O- है, तो H+ इसके साथ आ गया, तो CHCl2 बन गया। अब वापस इसको हम लोग KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से ये OH के फॉर्म में निकल जाते हैं, KCl के फॉर्म में, और यहाँ पे 2 OH ग्रुप इस तरह आ जाते हैं। अब जब 2 OH ग्रुप यहाँ पे इस तरह आ गए हैं, यहाँ से एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से ये इस तरह वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ से ध्यान दो क्या बच रहा है, इस तरह H2O, क्या बन रहा है, H2O। तो यहाँ से इस तरह इसका रिमूवल हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह इसका जब रिमूवल हो गया, तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो एक एसिडिक रिएक्शन इसके साथ रिएक्ट करेगा H+, तो H+ इसको देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। जब यहाँ पे H2O के फॉर्म में ये बाहर हो रहा है, तो हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन बच रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक H है, वो मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, तो यहाँ से जिसकी मदद से क्या बन जाएगा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ से फिर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसके चारों मतलब चारों पोजीशंस पे क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, और जब सारी वैलेंसीज अगर फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ से डबल ये बॉन्ड जो कैरेक्टर टूट जाता है, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होती है वो गैमेक्सीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, गैमेक्सीन की। तो ऑप्शन मेरे पास गैमेक्सीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6, देखो C6 H6, इसके साथ एक एक H भी लगे होंगे, तो H6, और Cl6, देखो 6 Cl लगे ना, तो 6 Cl, इसको बोलते हैं गैमेक्सीन, जिसको बोलते हैं BHC। सभी को अच्छे से समझ है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना। ये फॉर्मेशन आप लोग को थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखते रहना, बहुत ज्यादा यूजफुल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द कंपाउंड यूज्ड एन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव की तरह कौन यूज होता है, तो मैं बता देता हूँ, वो हमारा होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलीन। क्या होता है, टोलीन। जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, देखो ये TNT है, वो TNP था, ट्राइनाइट्रोफिनॉल था, ये TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलीन। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये रहा इसका टोलीन स्ट्रक्चर, और ट्राइनाइट्रो है तो NO2 है, NO2 है, और यहाँ पे भी NO2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे TN2 इज अ वेल नोन एक्सप्लोसिव मटेरियल है। द नाइट्रो ग्रुप NO2 अटैच्ड टू द टोलीन मॉलिक्यूल प्रोवाइड द इंस्टेबिलिटी नीडेड फॉर एन एक्सप्लोसिव रिएक्शंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्लोरीन रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड टू गिव। अब क्लोरीन अगर बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो अगर क्लोरीन विदाउट कैटलिस्ट बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है,
तो हमको मिलता है बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे थोड़े से स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग है, बेंजाइल है, बेंजल है, बेंजोइल है। स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहा बेंजोइल क्लोराइड सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये यहाँ पे रहा बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ये है हमारा नंबर 1। इससे पहले जो बनाया था वो था D। अब बनाते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ 2 Cl ग्रुप लगे हुए, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में कंफ्यूजिंग नहीं रखना। बेंजोइल क्लोराइड वही एसिटाइल मतलब एसिटोइल क्लोराइड वाला, तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एसिटाइल क्लोराइड की। तो ये रहा यहाँ पे, जैसे ये बन गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग किसी कैटलिस्ट के साथ लेते हैं FeCl3, ये डार्क रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे CHO ग्रुप यहीं पे रहता है और Cl ग्रुप इसके मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। ये अभी के लिए सिर्फ जैसे याद कर सकते हो या समझ सकते हो वैसे कर लो, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, क्योंकि हमसे पूछा भी था। तब भी मैं आप लोगों को एक स्टेप एक्स्ट्रा करके ये रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि अगर इसको Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें एस्पिरिन की बात कर रहा है। जो एस्पिरिन है ना बच्चों, ये हमारा पेन किलर की तरह यूज होता है और ये एक एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब है कि हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको लोअर करता है। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ CH3COCl। अभी हम लोग ने देखा था CH3COCl। ठीक है, कह रहा है किसकी फॉर्मेशन की मदद से, मतलब किसके साथ होगा? सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन। तो इसका आंसर होता है सैलिसिलिक एसिड। अभी कैसे आप लोगों को मैं रिएक्शन में दिखा देता हूँ कि फिनॉल है, फिनॉल को मैं इसके साथ ट्रीट करा रहा हूँ। फिर वही बात है ना कि H है, इसमें से ये Cl ग्रुप हटा रहे हैं, तो यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी COOH होना चाहिए था, क्योंकि इसको बोलते हैं बच्चों सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे भी COH होना चाहिए था, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, तो फॉर्मेशन हो रही है एस्पिरिन की। अब सैलिसिलिक एसिड भी कहीं ना कहीं से बनता होगा ना बच्चों, तो मैं बता देता हूँ। वो बनता है कोलबेस रिएक्शन की मदद से। किसकी मदद से बनता है? कोलबे रिएक्शन की मदद से बनता है। तो यहाँ से ये H इस Cl को लेके भाग जाता है, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ जाता है और यहाँ पे COH पहले से जो कि सैलिसिलिक एसिड था, किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? एस्पिरिन की फॉर्मेशन कर रहा है। और चलो ध्यान देते हैं, देखो क्वेश्चन भी आ गया। एस्पिरिन इज एंटीबायोटिक, सेडेटिव, एंटीप्रेटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक और क्या है मेरे पास? एंटीसेप्टिक। देखो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो हम बैक्टीरिया, यहाँ पे कोई किलिंग नहीं हो रही है, मतलब कोई भी क्या कहते हैं हम किसी बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए नहीं कर रहे, तो ये एंटीबायोटिक नहीं होता है। सेडेटिव, किसी भी दर्द की पेन रिलीफ के लिए नहीं हो रहा है। एंटीसेप्टिक, कोई छिल नहीं गया है, कोई कट नहीं गया है, कोई मतलब दाना नहीं निकला है जिससे हम एंटीसेप्टिक ऊपर लगाएं। एंटीपायरेटिक होती है जो कि हमारे उसमें बॉडी टेम्परेचर क्या करती है? लोअर करती है। यानी किस तरह काम आती है? एक तरह से हमारी बुखार उखार में, यानी सर दर्द में, उस सब में काम आती है। एस्पिरिन इज अ वेल नोन एंटीपायरेटिक ड्रग दैट हेल्प्स ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एनिलीन ऑन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बच्चों क्या होता है? HNO2। रिएक्ट कर रहे हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूरा आप लोग ने शायद अगर 12th पास करके आए हो, तो 12th पास करके जब आए होगे तो पूरे भर में सिर्फ यही बताया गया है, अगर पढ़ा है, कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर NaNO2 प्लस HCl अगर कर रहे हैं एनिलीन के साथ। अच्छा, एनिलीन का बच्चों को बहुत लोग को स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, मैं बना देता हूं। बेंजीन है, ऊपर OH है, फिनॉल। बेंजीन है, ऊपर CH3 है, टोलीन। बेंजीन है, ऊपर HN2 है, तो एनिलीन। ये नाइट्रोजन यानी अमीन चैप्टर का है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है? ये रहा मेरा बेंजीन, इसके ऊपर लगता है डाइएजोनियम, ये N2 प्लस Cl माइनस। इस N2 को बोलते हैं एजो, डाइएजो, डाइएजो। नीचे वाला था बेंजीन और इधर था हमारे पास क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर कैसा होगा? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो देखो इसकी रिएक्शन इस तरह होती है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और ये रहा मेरे पास एनिलीन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हम लोग ने स्ट्रक्चर जान लिया है। अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, देखो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरस एसिड H3PO3,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को इतना से ध्यान रखने वाली बात है, एसिड प्रोड्यूस क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। किसकी प्रेजेंस में बनाता है, कॉपर की प्रेजेंस में बनाता है। और रिएक्शन जल्दी से यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड H3PO2 वाटर की प्रेजेंस में हम लोग अंडरस्टूड है लेते हैं, और यहाँ से Cu2 प्लस की फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ से बेंजीन, ये N2 प्लस निकल गया और HCl इसके साथ एसिडिक है ना, तो एक एसिड अपना देगा तो HCl निकल गया। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, बेंजीन की। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इस बेंजीन, देखो ये याद कर लेना, मैं खुद ही कह रहा हूं, इसका आंसर होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। 1.39 एंगस्ट्रॉम। द बेंजीन मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये एक प्लेन में है, कि पूरा ये जो बेंजीन है ना, पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका कोई भी 3D स्ट्रक्चर नहीं है, पिरामिडल नहीं, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल नहीं, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नाइट्रोबेंजीन इज जनरली यूज्ड। देखो नाइट्रोबेंजीन जो इसका जो कंपाउंड होता है, ये एक शाइनी कंपाउंड होता है। शाइनी कंपाउंड होता है तो एज अ शू पॉलिश में भी और फ्लोर पॉलिश में भी ये यूज्ड होता है। प्रिपेयरिंग एनिलीन, एनिलीन भी जरूर बनाते हैं, बस ध्यान रखना। और ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है मेरे पास, COCH3। ये हमारे पास एक ईथर कंपाउंड है बच्चों, COC, लेकिन इसकी जगह बस खाली C6H5 लग गया है और यहाँ पे CH3 लग गया है। इसको बोलते हैं ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ईथर। HI के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो HI के साथ यहाँ से रिएक्ट कर रहा है हीट प्लेन पे, तो क्या फॉर्मेशन करता है, बेंजीन और CH3I की फॉर्मेशन करता है। बेंजीन और CH3I, ये O हटा दो, CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है। कैसे यहाँ करता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कॉमन नेम दिया मेरे पास, एनिसोल। HI के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो यहाँ से होता क्या है, एक CH3I ले जाता है, एक CH3I ले गया, H जाके जुड़ जाता है, H जाके जुड़ गया। अगर मैकेनिज्म देखनी है BSc के लेवल की, और देख लेते हैं। यहाँ से होता क्या है, ये H प्लस है, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस प्लस चार्ज को देखते हैं, अरे वाह हमको एक मिल गया अपना साथी, तो ये H प्लस लेके भाग जाता है। H प्लस अगर लोन पेयर लेके भाग गया, मतलब उसके साथ अगर जाके जुड़ गया, तो H प्लस आके इधर जुड़ गया। अब भाई एक के साथ दो लोग तो नहीं रह सकते, तो CH3 जो है उसके वो टूट जाता है, वो टूट जाता है तो उसको I माइनस दिखता है, तो वो I माइनस के साथ निकल जाता है। यहाँ पे ध्यान दो इस तरह, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन मतलब प्लस चार्ज तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसीलिए CH3 जो है अपने लोन पेयर्स या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स या फिर अपना माइनस चार्ज, अपना जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको देके चला जाता है। CH3 के ऊपर आता है प्लस चार्ज, अब ये भी अकेला हो गया तो उसको I माइनस दिखता है, तो CH3 I के साथ निकल जाता है। सभी को अच्छे समझे, कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं ना। चलो आगे बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ N-हेप्टेन। N-हेप्टेन यानी इस तरह, ठीक है, बाय पासिंग Al2O3 और Cr2O3 कैटलिस्ट एट 773 केल्विन। देखो 773 केल्विन भी सही है और 770 केल्विन भी सही है, अगर जो भी याद कर सको। तो यहाँ से होता क्या है बच्चों, ये इस तरह लिखा जाता है, ध्यान देना। क्या इसमें से 6 कार्बन की रिंग में निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ 6 कार्बन रिंग, और एक कार्बन को मैं ऊपर लगा सकता हूँ, ये वही चीज तो है यार भाई। 7 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग होती है, मतलब सॉरी 7 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की रिंग होती है, तो 6 कार्बन की रिंग हो गई, बचा हुआ एक कार्बन इसकी खोपड़ी पे आ गया। बहुत इजी था यार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। ध्यान रखना, जो बेसिक ऑर्डर होता है वो होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले और जो सबसे वीक होता है, लीस्ट बेसिक होता है, वो होता है हमारा C6H5NH2। कैसे, C6H5NH2। इसका रीजन मैं एक ये देना चाहूंगा कि बेंजीन C6H5, इसके पास होते हैं पाई बॉन्ड्स। क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। अभी जो पाई बॉन्ड होते हैं ये पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, पूरी रिंग में घूम रहे होते हैं। और ये जो NH2 होता है इसके पास होते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है, तो पूरी रिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करना चालू कर देती। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है तो NH2 को तो टाइम ही नहीं मिलेगा किसी से रिएक्ट करने का, तो वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं एंथ्रासीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। इसमें बता रहा हूँ क्या क्या पूछा गया है। कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ और इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताओ। भाई फॉर्मूला पता होगा, जैसे बेंजीन का हमको फॉर्मूला पता है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हम लोग बता देंगे, हाँ 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो एंथ्रासीन का भी पता होना चाहिए, तो हम लोग पाई बॉन्ड बता देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास जो होता है बच्चों C14H10 हो जाता है। कैसे, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ये बात आप लोग चाहो तो इसको याद कर सकते हो, 3 बेंजीन रिंग को जोड़ दो,
3 बेंजीन रिंग को जोड़ दो, सिर्फ 5 बॉन्ड्स का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो होते थे वो उसकी कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से इसका होता है हाइड्रो मतलब एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर नंबर 5 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर 5 बॉन्ड कितने हो गए? 7। तो हम लोग ने ये सब कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोग का काम इतना है कि आप लोग ने समझ लिया है, अब वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आंसर्स को नोट करो, मतलब इस आंसर को नोट करो, खुद से लगाने की कोशिश करो, खुद से भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इसी पे डिपेंड मत रहो। मैं फिर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा टोटली मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जाओ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको 20 to 25 क्वेश्चंस में आप लोग को प्रोवाइड कराना। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मेहनत करो, डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एमसीक्यूज अच्छा ही जाता है, स्कोरिंग होता है, तो आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करिए, मैं भी अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 3 के सेकंड टॉपिक के साथ। बाय बाय।